नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 10। इसके बाकी के 9 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। अगर आपने नहीं सुने तो ऊपर आई बटन से आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 10। विमल ने रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख ली और चिल्लाकर अपने से सामने वाले फायर फाइटर से बोला, ज़रा संभालना, पीछे से पाइप लूज हो गया मालूम होता है। अच्छा, अगला फाइटर उसकी तरफ देखे बिना बोला। विमल अपार व्यस्तता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ा। वो पालकी वाला को संभालते हुए जॉन रॉड्रिगेज के एन सामने से गुजरा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। दौड़ता हुआ वो इंजन के समीप पहुंचा। उसी की ताक में थोड़ी ही दूर टैक्सी में मौजूद नीलम ने विमल को सड़क पर देखते ही फौरन टैक्सी को आगे बढ़ा दिया और विमल की बगल में ले जाकर एक क्षण के लिए उसे रोका। विमल के टैक्सी में सवार होते ही उसने टैक्सी फिर आगे दौड़ा दी। टैक्सी में सवार होता फायर फाइटर सिर्फ तुकाराम की तवज्जो में था। उसने फौरन अपनी कार टैक्सी के पीछे लगा दी। जमीन छूने से पहले ही पालकी वाला के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। विमल की चलाई दोनों गोलियां उसकी छाती में एन दिल के ऊपर टकराई थी। रॉड्रिगेज की निगाह में वो एक करिश्मा था जो उसकी आंखों के सामने हो गया था। साफ जाहिर हो रहा था कि गोली करीब से ही कहीं से चलाई गई थी, लेकिन वहां आग बुझाने वाले और मिसेस पिंटो की लड़कियों के अलावा तो कोई भी नहीं था। तो फिर गोली किसने चलाई? जाकर आसपास देखो। फिर उसने क्रोध में उफनते हुए आदेश दिया, जो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसे पकड़ लो। सारे प्यादे दाएं बाएं लपके, लेकिन वो भैंस चोरी हो जाने के बाद तबेले को ताला लगाने जैसा काम था। अब तुम जाकर दरबान को बातों में लगाओ, विमल बोला, ताकि मैं दूसरे बंद फाटक को फांद कर कोठी के भीतर दाखिल हो सकूं। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया। वो और नीलम उस वक्त मालाबार हिल पर स्थित जॉन रॉड्रिगेज की कोठी से कोई 2 फरलांग परे मौजूद थे। वे 2 बार टैक्सी पर कोठी के आगे से गुजर चुके थे। विमल ने नोट किया था कि वैसे कोठी में दाखिल होने के लिए 2 फाटक थे, लेकिन एक की राहदारी में उगी हुई घास साबित कर रही थी कि वो स्थायी रूप से बंद था और इस्तेमाल में नहीं आता था। दूसरा फाटक भी बंद था, लेकिन उसके पहलू में भीतर की तरफ बने एक केबिन में एक सशस्त्र दरबान मौजूद था, जो कि शायद आगंतुक के प्रति तसल्ली हो जाने पर ही फाटक खोलता था। विमल तब तक अपनी फायर फाइटर वाली यूनिफॉर्म उतार चुका था और उसके स्थान पर जीन्स और जैकेट पहन चुका था। दोनों टैक्सी से निकलकर आगे बढ़े। विमल बंद फाटक के करीब ही रुक गया। नीलम आगे बढ़ गई। भाई साहब, थोड़ी देर बाद उसे नीलम की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस देशमुख की कोठी कौन सी है? जवाब में उसे एक खरखराता हुआ मर्दाना स्वर सुनाई दिया, जिसकी कई बात सुनने समझने की विमल ने कोशिश न की। वो निशब्द फाटक के ऊपर चढ़ गया और हल्की सी धप की आवाज़ के साथ परली तरफ कूद गया। अर्धवृत्ताकार ड्राइववे की ओट लेता हुआ वो आगे कोठी की तरफ बढ़ा और कुछ क्षणों में वो निर्विघ्न कोठी तक पहुंच गया। उसने घूमकर पीछे दूसरे फाटक की तरफ देखा। दरबान की उसकी तरफ पीठ थी और वो बंद फाटक से पार खड़ी नीलम से अभी बातें कर रहा था। विमल कोठी के मुख्य द्वार के सामने 4 सीढ़ियां बढ़कर उसके करीब पहुंचा। उसने कॉलबेल के पुश को हौले से दबाकर छोड़ दिया। तुरंत एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाजे का पल्ला थामे थामे संदिग्ध भाव से विमल की तरफ देखा। रॉड्रिगेज साहब को खबर करो, विमल अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, कि होटल से कालीचरण आया है। साहब घर में नहीं है तो मेम साहब को बुलाओ, बहुत ज़रूरी मैसेज है। नौकर ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर छक्के छुड़ा देने वाले हुस्न की मलिका दरवाजे पर प्रकट हुई। विमल फैसला न कर सका कि वो नौजवान युवती ही मेम साहब अर्थात रॉड्रिगेज की बीवी थी या नौकर किसी और को बुला लाया था। साहब के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज था, विमल बड़े अदब से बोला। मैसेज मुझे बताओ, युवती बोली। मैं मिसेस रॉड्रिगेज हूँ। मिसेस पिंटो के बंगले में आग लग गई है। ये बात बताने आए हो? फ़ोन क्यों नहीं किया? दंडवते ने बहुत फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन शायद ख़राब था, मिलकर ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसने मुझे यहाँ भगाया है। फ़ोन तो ठीक है, अब ठीक हो गया होगा, पहले ख़राब रहा होगा, हो सकता है। ये खबर साहब तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ये भी उसी आदमी का काम तो नहीं जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी के किसी न किसी ठिकाने को मुतवातर हिट कर रहा है? ऐसा ही मालूम होता है, इसलिए खबर साहब तक पहुँचानी निहायत ज़रूरी है। साहब तो होटल में होंगे, वहाँ तो वे नहीं थे। हो सकता है बाद में पहुँचे हो सकता है मैं यहाँ से होटल फ़ोन कर सकता हूँ? युवती हिचकिचाई। उसने परे कंपाउंड के बंद फाटक की तरफ निगाह डाली। आखिर कोठी का फाटक बंद था और उस पर दरबान अभी भी तैनात था।
अगर दरबान ने उसे भीतर आने दिया था तो ज़रूर वो सही आदमी ही होगा। अभी। फिर वो निर्णयात्मक स्वर में बोली, 1 मिनट और यहीं ठहरो। दरवाज़ा फिर विमल के मुंह पर बंद हो गया। विमल चिंता में पड़ गया। हालात ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने एक निगाह बाहर फाटक की तरफ डाली। नीलम फाटक पर से हट चुकी थी। क्या वो भी यहाँ से कूच कर जाए या अभी और इंतज़ार करे? उसने 2 मिनट और इंतज़ार करने का फैसला किया। उसने अपना दायां हाथ अपनी जैकेट की दाईं जेब में डालकर वहाँ मौजूद रिवॉल्वर की मुठ पर कस लिया। दरवाज़ा फिर खुला। दरवाजे पर फिर वही युवती प्रकट हुई। आओ, वो बोली। विमल फुर्ती से उसके पीछे हो लिया। मैंने होटल में फ़ोन किया था, युवती ने खुद ही बताया। मिसेस पिंटो के बंगले को आग लगी होने की बात मुझे वहाँ से मालूम हुई है, लेकिन साहब का होटल में पता नहीं है। तुम उन्हें कहाँ फ़ोन करोगे? मैं साहब को नहीं, विमल बोला, दंडवते को फ़ोन करूँगा। उसने मुझे कहा था कि ठीक है ठीक है। युवती उसे एक विशाल बड़े ऐश्वर्यशाली ढंग से सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले आई। वहाँ एक सोफे के पहलू में एक फ़ोन रखा था। युवती ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। विमल ने आगे बढ़कर फ़ोन का रिसीवर उठाया। फ़ोन में साफ साफ डायल टोन आ रही थी। विमल ने नीचे सीलिंग रोज को जाती उसकी डोरी को पाँव से उलझाकर पाँव को एक जोर का झटका दिया। डोरी सीलिंग रोज पर से उखड़ गई। फ़ोन तो डेड पड़ा है, वो बोला। अच्छा, युवती बोली, फिर डेड हो गया? अभी तो ठीक था। विमल बड़े संकोचपूर्ण ढंग से तनिक हंसा। आओ, दूसरे नंबर से बात कराती हूँ। शुक्रिया। वो उसे एक सजे हुए ऑफिस में ले आई। ऑफिस में एक आबनूस की लकड़ी की विशाल मेज लगी हुई थी, जिसके पीछे जो कुर्सी थी वो राज सिंहासन से किसी भी तरह कम नहीं थी। पिछली दीवार पर जॉन रॉड्रिगेज का एक 3 फुट गुना 5 फुट का तेल चित्र लगा हुआ था, जो कि निश्चित ही किसी बहुत ही दक्ष, बहुत ही महंगे कलाकार की कला का कमाल था। युवती ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। विमल ने फ़ोन की तरफ बढ़ने का उपक्रम नहीं किया। पाँव की ठोकर से उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर पर निगाह पड़ते ही युवती सकपकाई। ये क्या है? वो कठोर स्वर में बोली। विमल मुस्कुराया। इतने बड़े गैंगस्टर की बीवी हो, वो बोला। रिवॉल्वर नहीं पहचानती हो? मैं पूछती हूँ मतलब क्या है इस हरकत का? सॉरी, मैं समझा था सवाल रिवॉल्वर के बारे में था, जबकि सवाल तो हरकत के बारे में था। मैं पूछती हूँ, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैं, कितनी खूबसूरत हो तुम, वो सकपकाई। और नौजवान भी। क्या बक रहे हो? अगर मैं तुम्हें सूट कर दूं तो साहब को तुम्हारी मौत का अफसोस होगा, या वो अगले ही दिन तुम्हारी जैसी कोई नहीं ले आएगा। तब पहली बार युवती की आंखों में भय की छाया उभरी। इस वक्त तुम मौत के कितने करीब हो, ये बात समझती हो या खाका खींचकर समझानी पड़ेगी? युवती ने अपने एकाएक सूख आए होंठों पर जुबान फेरी। यानी कि समझती हो। युवती ने सहमति में सिर हिलाया। गुड। दरवाजे को भीतर से चिटकनी लगा दो और उधर दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ी हो जाओ। युवती ने आदेश का पालन किया। फिर विमल ने बड़े इत्मीनान से ऑफिस को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। 5 मिनट बाद दफ्तर का ऐसा हाल था जैसे वहां से जंगली हाथियों का झुंड गुजर गया हो। अपनी कारीगरी को फिनिशिंग टच उसने जॉन रॉड्रिगेज की ऑयल पेंटिंग पर 2 फायर करके दिया। दोनों गोलियां पेंटिंग की दोनों आंखों से टकराई। रॉड्रिगेज की आंखों की जगह 2 सुराग दिखाई देने लगे। आतंक की प्रतिमूर्ति बनी युवती उसकी हर हरकत को देख रही थी। अंत में विमल युवती के सामने आ खड़ा हुआ। अपने पति को मेरा एक संदेश दे देना, विमल बड़े सहज भाव से बोला। सुन रही है ना आप? उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उन्हें कहिएगा कि उनके ऑफिस की जो सजावट सोहल करके गया है, आपकी लाश उसमें काफ़ी इजाफा कर सकती थी। युवती पत्ते की तरह कांपी। लेकिन आप सही सलामत हैं। न सिर्फ सही सलामत हैं, बल्कि इस बात की गवाह भी हैं कि मैंने आपकी उंगली तक नहीं छुई है। युवती फिर कांपी। और उन्हें आगे ये संदेश दे दीजिएगा कि आने वाले दिनों में अपने अंगरक्षकों को वे अपने ज़रा ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करें। संदेशा समझ लिया आपने? उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ज़रा जुबान को हरकत देकर जवाब दीजिए। हाँ, वो फंसे स्वर में बोली। हाँ हाँ। गुड, विमल संतुष्ट स्वर में बोला। अब आप थोड़ी सी तकलीफ और फरमाइए, मुझे बाहर तक छोड़ आइए। कब? क्यों? आपके ऐसा करने से आपके दरबान का खून होने से बच जाएगा। कोई नौकर चाकर भी खामखा शहीद होने से बच जाएगा, और आप भी। विमल ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। युवती ने बेचैनी से पहलू बदला। चलें, विमल बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया। तुकाराम इस बात से बहुत हैरान था कि जो शख्स चोरों की तरह से फाटक को फांद कर रॉड्रिगेज की कोठी में घुसा था, उसे रॉड्रिगेज की नौजवान बीवी कोठी के फाटक से बाहर सड़क तक सी ऑफ करने आई थी। क्या माजरा था? कहीं वो किसी गलत आदमी के पीछे तो नहीं लग गया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। उस आदमी के एक्शन ज़रूर हैरान कर देने वाले थे, लेकिन निगाह उसकी शर्तियाँ सही आदमी पर थी। लेकिन अभी तो उस रात उसकी किस्मत में और भी हैरान होना लिखा था।
टैक्सी वहाँ से रवाना हुई तो वो फिर उसके पीछे लग गया। एक लंबी ड्राइव के बाद टैक्सी जुहू पहुंची। वहाँ वो वृक्षों के एक अंधेरे समूह में दाखिल हो गई। तुकाराम ने पीछे जाने की कोशिश न की। उस जगह टैक्सी के पीछे जाने से टैक्सी के सवारों को सर्तियाँ उसकी खबर लग जाती, और ये एक ऐसा काम था जिसे उसने कम से कम अब तक नहीं होने दिया था। उसे संतोष था कि उन लोगों ने लौटना उसी रास्ते से था, क्योंकि पीछे तो समुद्र था। 15 मिनट बाद उस रास्ते से टैक्सी तो वापस ना लौटी, लेकिन उसने उसी युवक को, जिसका कि वो पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँचा था, एक जगमग जगमग करती दुल्हन के साथ लौटते देखा। खुद वो भी बड़ा शानदार सूट पहने था। हे भगवान, तुकाराम सक पकाया। ये लड़की कहाँ से टपकी, और वो छोकरा कहाँ गया जो साथ था? वे दोनों सड़क पर आकर एक टैक्सी पर सवार हो गए। चमत्कृत सा तुकाराम फिर उनके पीछे लग गया। टैक्सी होटल सी व्यू की मार्की में जाकर रुकी। तुकाराम और भी गड़बड़ा गया। ये तो शेर की मान में कदम रखने जैसा काम था। क्या सोहल को मालूम नहीं था कि वो होटल बखिया का हेडक्वार्टर था? उसने दोनों को टैक्सी से उतरकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ते देखा। उसने भी कार एक और पार्क की, लेकिन उसमें से उतरने का उपक्रम नहीं किया। वो वहाँ पहचाना जा सकता था और उसके वहाँ आगमन का कोई गलत मतलब लगाया जा सकता था, लेकिन उसे कार में से ही रिसेप्शन और लॉबी का 3/4 भाग दिखाई दे रहा था। युवक ने रिसेप्शन से चाबी हासिल की और युवती की बगल में हाथ डाले हंसता मुस्कुराता लिफ्टों की तरफ बढ़ चला। वो एक खाली लिफ्ट में सवार हुआ। लिफ्ट मैन ने एक बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। तुकाराम की निगाह इंडिकेटर पर टिक गई। इंडिकेटर के मुताबिक लिफ्ट सीधी 8वीं मंजिल पर जाकर रुकी। जो कुछ तुकाराम ने देखा था उसकी कोई युक्ति युक्त व्याख्या करने में सिर खपाता वो वापस लौट पड़ा। चैप्टर 4। बड़े अफसोस की बात है, पुलिस कमिश्नर मेज पर घूंसा मारकर बोला। मिसेस पिंटो का बंगला हमारी निगरानी में था, लेकिन फिर भी हम सोहल को गिरफ्तार न कर सके। वो वहाँ आया, उसने बंगले को आग लगाई, सबकी मौजूदगी में एक आदमी को शूट किया और चला गया, और हमारे आदमी हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखते रहे। कोई कुछ न बोला। ऐसा क्यों कर हुआ? कमिश्नर गर्जा। क्यों हमारे आदमियों को उसके वहाँ पहुँचने की खबर नहीं लगी? साहब, संबंधित एसीपी बोला, वहाँ कोई नहीं आया था। तो आग क्या जादू की जोर से लग गई थी? पालकी वाला पर क्या बिजली गिरी थी? साहब, जिस आदमी ने वो कोहराम मचाया था वो ज़रूर हमारे आदमियों की निगरानी के लिए वहाँ पहुँचने से पहले ही बंगले के भीतर मौजूद था। वो कोई इनसाइड जॉब थी। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सोहल का काम नहीं? साहब, एसीपी तनिक हड़बड़ाया। छाप तो इस पर सोहल की ही है, लेकिन क्या लेकिन? लेकिन हमारे आदमियों के सामने उसने बंगले में कदम नहीं रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? एसीपी खामोश रहा। वहाँ की निगरानी कब शुरू हुई थी? दोपहर बाद से। आग कब लगी थी? 8 बजे के करीब। तुम ये कहना चाहते हो? कमिश्नर ने एसीपी को घूरा कि दोपहर से लेकर 8 बजे तक सोहल उस बंगले में छुपा बैठा रहा था और किसी को उसकी खबर नहीं हुई थी। एसीपी को जवाब न सूझा। तुम्हारी ये बात मैं मान भी लूँ कि ऐसा ही हुआ था। घुसते वक्त तो वो पुलिस की निगाहों में नहीं आ सका था, क्योंकि पुलिस दोपहर तक वहाँ पहुँची नहीं थी। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त वो हमारे आदमियों की निगाहों में क्यों नहीं आया? तब भी क्या वो जलते बंगले के भीतर छुपा बैठा रहा? एसीपी ने बेचैनी से पहलू बदला। कितने आदमी लगाए थे बंगले की निगरानी पर? 3, एक सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदार। उन्हें उनका काम तरीके से समझा दिया गया था? जी हाँ, सोहल की सारी उपलब्ध तस्वीरें उन्हें दिखा दी गई थी, और उन्हें यह भी बता दिया गया था कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उन्हें बंगले में दाखिल होता या आसपास मंडराता दिखाई दे तो वे उसे रोककर उससे जवाब तलबी करे। और तुम्हारा सब इंस्पेक्टर कहता है कि वहाँ कोई नहीं आया था? जी हाँ, कोई नहीं आया था, या कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं आया था? कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं आया था, यानी कि कोई तो आया था। जी हाँ। वो सब इंस्पेक्टर अब कहाँ है? यहीं हेडक्वार्टर में है। उसे बुलाओ। सब इंस्पेक्टर को वहाँ बुलाया गया। ताज़ा भर्ती हुआ युवा सब इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के हुजूर में पेश होने के ख्याल से ही थर-थर कांपता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने कमिश्नर को सैल्यूट मारा और अटेंशन खड़ा हो गया। तुम हो वो एसआई? कमिश्नर उसे घूरता हुआ बोला, जो कल मिसेस पिंटो के बंगले की निगरानी पर तैनात थे। यस सर, सब इंस्पेक्टर कठिन स्वर में बोला। क्या नाम है तुम्हारा? प्रभाकर राव सर। सोहल की सूरत से वाकिफ हो? यस सर। उसे रूबरू देखो तो पहचान लोगे? आई होप सो सर। तुम्हारी जानकारी में कल सोहल ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो सोहल हो सकता हो, बंगले में कदम नहीं रखा था? नो सर। तुम्हारी मौजूदगी में वहाँ कितने आदमी आए थे? 3, 2 दोपहर के करीब इकट्ठे आए थे और एक रात 8 बजे के करीब अलग से आया था। उनमें से कोई सोहल नहीं था? नो सर। कौन थे वो? पहले 2 आदमी तो वहीं से ताल्लुक़ रखते मालूम होते थे, क्योंकि हमने मिसेस पिंटो को उनसे बात करते देखा था, और फिर उन्हें बंगले के एक सामने के कमरे में तैनात देखा था। प्रत्यक्ष वे हमारी ही तरह वहाँ की निगरानी और हिफाजत के लिए तैनात किए गए आदमी थे।
वे आग लगने के बाद भी बाहर कंपाउंड में मौजूद थे। आई सी। और वो 8 बजे आने वाला व्यक्ति कौन था? वो कुकिंग गैस एजेंसी का डिलीवरी मैन था जो वहाँ गैस देने आया था। क्या? कमिश्नर चौंका। सर, सब इंस्पेक्टर सक पकाकर बोला। वो कैरियर पर गैस का सिलेंडर लादे साइकिल पर वहाँ आया था और फूल! कमिश्नर भड़का। स्टूपिड! फूल! सब इंस्पेक्टर घबरा गए। तुम्हारे घर में गैस है? कमिश्नर गरजा। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर कंपित स्वर में बोला। है। कितने सालों से है? 10 साल से है। 10 सालों में कभी रात के 8 बजे तुम्हारे घर में गैस डिलीवरी हुई है? गैस रात के 8 बजे आती है? सब इंस्पेक्टर के सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वही सोहल था। कमिश्नर ने फिर मेज पर घूंसा जमाया, जो तुम्हारी नासमझी की वजह से हमारे हाथ से निकल गया। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आउट! कमिश्नर दहाड़ा। आउट! सब इंस्पेक्टर सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। कितनी ही देर कमिश्नर के कमरे में सन्नाटा छाया रहा। शहर शूटिंग गैलरी बनता जा रहा है। कमिश्नर बड़बड़ाया। और हम तमाशाइयों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। एक इकलौता आदमी सारे शहर की नकेल अपने हाथ में थामे हुए हैं और हम अपाहिज लाचार लोगों की तरह उसके कारनामों का नज़ारा देख रहे हैं। कितनी अच्छी कमेंट्री है ये बम्बई पुलिस की दक्षता और कार्यकुशलता पर। कोई कुछ न बोला। आज के अखबार में सोहल की हर सूरत की उपलब्ध तस्वीरें छपी? यस सर। जनसंपर्क अधिकारी तुरंत उस रोज का अखबार कमिश्नर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। कमिश्नर को अखबार की तरफ हाथ बढ़ाता ना पाकर उसने उसे एक और मेज पर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की दुगनी रकम की घोषणा के साथ नगर में इश्तेहार लगे? यस सर। काफ़ी जगह लग चुके हैं, बाकी जगह लगाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर काशीनाथ। सर। काशीनाथ झट अटेंशन होता हुआ बोला। वहाँ मौजूद तमाम पुलिस वालों में वही इकलौता शख्स था जो खड़ा था। डोगरा के कत्ल के इल्ज़ाम में जो आदमी गिरफ्तार है, क्या नाम है उसका? घोरपड़े सर। घोरपड़े? हाँ, घोरपड़े। उसे रिहा कर दो और उसकी निगरानी के लिए ऐसे दक्ष आदमी लगाओ जो हर वक्त साई की तरह उसके पीछे लगे रह सके। यस सर। हो सकता है घोरपड़े ही हमें सोहल तक पहुंचा दे। यस सर। अब आप लोग जा सकते हैं। सब पुलिस अधिकारी उठ खड़े हुए। जॉन रॉड्रिग्वेज को नज़दीक से जानने वालों ने कभी उससे गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त वो क्रोध से यूं आग बबूला हो रहा था कि अगर उस वक्त विमल उसके सामने पड़ जाता तो वो ज़रूर उसे कच्चा चबा जाता। हौसला देखो हरामजादे का! वो सांप की तरह फुफकारा। उसने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की। न सिर्फ घर में घुसने की हिम्मत की, बल्कि मेरे ऑफिस में जाकर वहाँ तबाही मचा दी। उसने मेरे सारे कागजात फाड़ डाले, तीनों टेलीफोन तोड़ दिए, मेज़ का शीशा तोड़ दिया और उसकी दराजों में स्याही की दवातें उलट दी। सारी कुर्सियों की पीठ और गद्दियों को उसने चाकू से काट काट कर सारे कमरे में छितरा दिया। इलेक्ट्रिक घड़ी वाले टेबल लैंप को दीवार पर फेंक कर मारा। मेरे पोर्टेबल बार की सारी बोतलें और गिलास तोड़ दिए। फर्श पर बिछे कीमती कालीन की कैंची से काट काट कर धज्जियाँ कर दी। स्याही में उंगली डुबो डुबो कर सारी दीवारों पर सोहल 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 लिख दिया और इस सजावट को फिनिशिंग टच देने के लिए वो दीवार पर लगी मेरी ऑयल पेंटिंग पर गोलियां बरसा कर मेरी आंखों की जगह यूं 2 छेद बना गया, जैसे मुझे वार्निंग देना चाहता हो कि असल में भी वो मेरी यूं आंखें निकाल सकता था। और ये सब उसने मेरी बीवी के सामने किया। मेरी ये हद तक मेरी बीवी के सामने हुई। मेरी ये मिट्टी पलीत उसने मेरी बीवी के सामने की। मेरी बीवी जो मुझे खुदा से ज़्यादा समर्थ और शक्तिशाली समझती थी, अब हैरान होकर मेरा मुंह देखती है कि वो ऐसा क्यों समझती थी। वो मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी के सामने मुझे बौना बनाकर चला गया। उसने मेरी बीवी की उंगली के नाखून तक को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी ये हरकत भी मेरी बीवी के दिमाग में कील की तरह ये बात ठोक गई कि अगर वो चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था। वो मेरे घर में घुस बैठा था। वो वहीं बैठा मेरा इंतजार कर सकता था और बड़ी सहूलियत से मेरा कत्ल करके वहाँ से विदा हो सकता था। कल रात मिसेस पिंटो के बंगले में वो पालकी वाला के साथ साथ मुझे भी निशाना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने की बजाय वो मेरी बीवी के पास मेरे लिए एक संदेश छोड़ कर गया। जानते हैं आप क्या संदेश छोड़ा है उसने मेरे लिए? उसकी तीखी निगाहें बारी बारी मोहम्मद सुलेमान और दंडवते के चेहरे पर फिर गई। दोनों ने थूक निकलते हुए नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। उसने मेरे लिए संदेश छोड़ा है कि आने वाले दिनों में मैं अपने अंगरक्षकों को अपने ज़रा ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करूं। इसका मतलब समझे आप लोग? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। वो मुझे जला कर गया है कि वो जब चाहे मेरा खून कर सकता है। मेरा, जॉन रॉड्रिग्वेज का। दोनों श्रोताओं ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मौजूदा हालात में जॉन रॉड्रिग्वेज का कहर किस सूरत में उन पर बरपा सकता है। आपकी क्या राय है जनाब? रॉड्रिग्वेज दंडवते से संबोधित हुआ। कोई जब चाहे मेरा खून कर सकता है? नहीं, दंडवते फंसे स्वर में बोला। खून करना तो दूर, कोई आपके करीब भी नहीं फटक सकता। वाह,
हालात पुकार पुकार कर सोहल के सामर्थ्य की कहानी बयान कर रहे हैं और आप अभी भी अपनी लिफाफेबाजी में अपने लिए पनाह ढूंढ रहे हैं। दंडवते ने बेचैनी से पहलू बदला। वो मेरी बगल में खड़े पालकी वाला को गोली से उड़ा सकता है, वो मेरे घर में घुस सकता है, वो मेरी बीवी की छाती पर चढ़कर बैठ सकता है, लेकिन कंपनी के सिपाही सालार साहब फरमाते हैं कि वो मेरे करीब भी नहीं फटक सकता। शाबाश शाबाश। दंडवते बंगले झांकने लगा। कल रात मिसेस पिंटो के बंगले में जो कुछ हुआ आपके पल्ले पड़ा कि सोहल उसे क्यों अंजाम दे पाया? वो गैस कंपनी का डिलीवरी मैन बनकर वहां आया था। दंडवते दबे स्वर में बोला। गैस का जो सिलेंडर वो साथ लाया था वो वास्तव में पेट्रोल का कनस्तर था। फिर वो वहां की हिफाजत के लिए आपके कोई आदमी तैनात थे? जी हाँ। कितने? 2। सिर्फ 2? जी हाँ। बंगले की हिफाजत और सोहल के मुकाबले के लिए 2 आदमियों को आपने काफ़ी समझा? रॉड्रिगेज साहब, दंडवते बड़े दयनीय स्वर में बोला, हकीकत तो ये है कि वो 2 आदमी भी मैंने खामोखा भेजे थे। मेरी निगाह में मिसेस पिंटो का बंगला तो सोहल का निशाना हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वहाँ से उसे कोई माल हासिल नहीं हो सकता था। उसका क्लब 29 पर आक्रमण ये साबित करता था कि वो मोटे माल की फिराक में था। मेरी सारी तवज्जो कंपनी के उन ठिकानों की हिफाजत की तरफ थी जहाँ से उसे मोटा माल हासिल हो सकता था। और फिर मिसेस पिंटो के बंगले में एक बार उसके कदम पड़ चुके थे। मेरे ख्याल से वो दोबारा ऐसी जगह कदम रखने का हौसला नहीं कर सकता था जहाँ की उसकी असली सूरत की अच्छी तरह से नुमाइश हो चुकी थी। लेकिन उसने ऐसा हौसला किया और मुकम्मल कामयाबी के साथ किया। यही तो हैरानी है। और आपका ये सोचना भी नादानी है कि वो उन्हीं ठिकानों पर आक्रमण करेगा जहाँ उसे मोटा माल हासिल हो सकता हो। अगर उसकी निगाह कंपनी के सिर्फ मोटे माल पर होती तो उसने दिन दहाड़े सरेआम शिवाजी राव का कत्ल ना किया होता। उसने मिसेस पिंटो के बंगले को आग न लगाई होती। आपकी जानकारी के लिए उसने औपचारिक तौर पर भी मिसेस पिंटो से ये सवाल नहीं किया था कि वहाँ उसके बंगले में कोई नावा पत्ता होता था या नहीं। क्लब 29 के वॉल्ट की तरफ उसकी तवज्जो जाना महज इत्तेफाक था। मुझे पूरा विश्वास है वो घर से ही वॉल्ट लूटने की योजना बनाकर वहाँ नहीं पहुँचा था। फिर आपने ये क्यों सोच लिया कि वो कंपनी के उसी ठिकाने को हिट करेगा जहाँ से उसे मोटा माल हासिल होने की उम्मीद होगी? अगर वो कंपनी के मोटे माल का तलबगार होता तो उसने कंपनी के सामने 47,500 रुपये की हकीर रकम की मांग न की होती। सुलेमान साहब। जी साहब। सुलेमान तुरंत बोला। आज की तारीख से सोहल के हिसाब से हम उसकी कितनी रकम के देनदार बन चुके हैं? 3.25 लाख रुपए के। सुना? रॉड्रिगेज दंडवते से बोला। जी हाँ। दंडवते दबे स्वर में बोला। 3.25 लाख रुपए को आप मोटा माल करार दे सकते हैं? दंडवते ने इंकार में सिर हिलाया। ये मामूली रकम नहीं है साहब। अगर आज हम उसे ये रकम अदा कर दे तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ देगा। कहता तो वो यही है। फिर आपने उसे मोटी रकम का तलबगार कैसे समझ लिया? दंडवते को जवाब न सूझा। आपको? रॉड्रिगेज फिर सुलेमान की तरफ घुमा। दंडवते के सारे इंतजामात की खबर थी? जी हाँ। यानी कि आपको इस बात की भी खबर थी कि दंडवते का हिफाजत का इंतजाम कंपनी के कुछ खास ठिकानों के लिए ही था? जी हाँ। इन्हें ना सिर्फ खबर थी, दंडवते हिम्मत करके बोला, बल्कि इन्होंने मेरे इंतजाम से इत्तेफाक जाहिर किया था। इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ाम नाकाफ़ी था और मुझे मिसेस पिंटो के बंगले जैसी जगहों की हिफाजत का भी अतिरिक्त इंतज़ाम करना चाहिए था। यानी कि आप? रॉड्रिगेज की कहर भरी आंखें सुलेमान को सलाखों की तरह अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। अपनी जहमत दंडवते के गले मड़कर खुद पल्ला झाड़कर अलग बैठे हुए हैं। सुलेमान का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने ज़ोर से थूक निकली। बिल्कुल, दंडवते बोला, बिल्कुल यही बात, बल्कि यही फिक्रा मैंने इन्हें कहा था। सुलेमान ने यूँ दंडवते की तरफ देखा जैसे निगाहों से ही उसका कत्ल कर देना चाहता हो। आप दोनों ही, रॉड्रिगेज बोला, कंपनी के बहुत काबिल ओहदेदार हैं। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जबकि आपकी काबिलियत की रिपोर्ट बखिया तक पहुंचनी ही चाहिए। दोनों श्रोताओं को जैसे सांप सूंघ गया। उस बात का मतलब वो दोनों बखूबी समझते थे। सुलेमान साहब, आप कंपनी के आला दिमाग हैं। आप बता सकते हैं कि सोहल ने मिसेस पिंटो के बंगले को आग क्यों लगाई? उसी वजह से, सुलेमान बोला, जिस वजह से वो बाकी सारे काम कर रहा है। किस वजह से? कंपनी को हिट करने के लिए, अपना खौफ फैलाने के लिए। बंगले को आग लगाकर? जी हाँ। फिर खौफ फैला चुका होने के बाद भी वहाँ रुका क्यों रहा? बंगले को आग के हवाले करते ही वहाँ से खिसक क्यों नहीं गया? वो मेरे और पालकी वाला के वहाँ पहुँचने के बाद क्यों फूटा वहाँ से? सुलेमान को जवाब न सूझा। हकीकत तो वो थी कि रॉड्रिगेज का सवाल ही उसकी समझ में नहीं आया था। लगता है सोहल के खौफ ने आपका दिमाग कुंद कर दिया है। कोई अक्ल की बात सोचने की कैफियत आपकी बाकी नहीं रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुझे आप में उस मोहम्मद सुलेमान की झलक नहीं दिखाई दे रही जो बखिया साहब की बादशाहत में सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करता हुआ अपने मौजूदा रुतबे तक पहुंचा है। लगता है बम्बई के अंडरवर्ल्ड के अमन के दौर ने
और आपकी अय्याशी और आराम परस्ती ने आपको इस गलत फहमी में डाल दिया है कि आपकी बाकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला जबकि आपकी अक्ल का इस्तेमाल लाजमी हो जाए। तुरंत मोहम्मद सुलेमान के चेहरे पर फटकार बरसने लगी। ऐसी तौहीन आज तक नहीं हुई थी और ऊपर से ट्रेजेडी ये थी कि उसकी वो तौहीन दंडवते के सामने हो रही थी जो कि उससे 2 सीढ़ी नीचे का ओहदेदार था, उसका मातहत था। आपने, रॉड्रिगेज तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो वो बात फ़ौरन आपकी समझ में आ गई होती कि मिसेस पिंटो के बंगले को आग लगाई ही इसलिए गई थी क्योंकि सोहल को मालूम था कि वहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाने की सूरत में कंपनी से जो आदमी दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचेगा वो पालकी वाला होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि उसने हम पर रोज़ 1 लाख रुपए जुर्माना करने के साथ साथ रोज़ हमारा एक आदमी मार देने की भी कसम खाई है। ये काम तो वो, सुलेमान दबे स्वर में बोला, महाराज को, दूसरे नौकर या दोनों प्यादों में से किसी को मारकर भी पूरा कर सकता था। आखिर क्लब 29 में उसने गार्ड को मारकर भी तसल्ली कर ली थी। गार्ड इत्तेफाक से मरा था, रॉड्रिगेज सख्ती से बोला। गार्ड ना मरा होता तो आपने वहाँ से शांतिलाल की लाश उठवाई होती। वो मिसेस पिंटो को भी तो मार सकता था। अगर उसने मिसेस पिंटो को मारना होता तो उसने बंगले को आग न लगाई होती। मिसेस पिंटो को क्यों नहीं मारा उसने, ये बात तो वही जाने, लेकिन हालात पुकार पुकार कर अपनी कहानी कर रहे हैं कि बंगले को आग से इसलिए लगाई गई थी ताकि पालकी वाला दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचे और सोहल उसका खून कर दे। कुछ लोग, दंडवते धीरे से बोला, उसूलन औरत जात पर हाथ उठाना पसंद नहीं करते। हाँ, रॉड्रिगेज बोला, ये वजह हो सकती है मिसेस पिंटो की जान बख्शी की। और वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मेरी जान बख्शी की भी। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 10। आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ 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 लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।